नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट ने आचार संहिता लागू होने से पहले अपनी आखिरी बैठकों में से एक बड़ा दांव खेल दिया, जो महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होगा। आपको बता दें कि हरियाणा की तर्ज पर शिंदे सरकार ने यह दांव खेला है। अपनी बैठक में दो बड़े फैसले लिए जो ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए प्रयास नजर आते हैं और फायदा दे सकते हैं। ओबीसी आदिवासियों के लिए कई तोहफे दिए। कैबिनेट ने रिकॉर्ड 80 फैसलों पर विचार किया और उनमें से 38 को मंजूरी दी। ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए शिंदे कैबिनेट ने केंद्र से सिफारिश की है कि ओबीसी वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर की सीमा जो 8 लाख की थी, उस सीमा को 15 लाख तक किया जाए। आदिवासी समुदाय के लिए राज्य ने शबरी आदिवासी वित्त निगम के लिए अपनी गारंटी 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी है। इतना ही नहीं, राज्य अनुसूचित आयोग के संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी है, जो अब महाराष्ट्र विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी का ये विनिंग फॉर्मूला है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में जो ओबीसी वोट बैंक था उसको साधने में कामयाबी हासिल हुई और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है हरियाणा में बीजेपी की जीत की। हरियाणा की तर्ज पर फॉर्मूला तय हुआ। शिंदे सरकार का ओबीसी वोट बैंक पर खास फोकस है और जो शिंदे सरकार ने फैसले लिए हैं उन फैसलों को उस लिहाज से ही देखा जा रहा है। राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यादेश को मंजूरी दी गई, संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी गई। अध्यादेश महाराष्ट्र विधानमंडल में पेश किया जाएगा। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा चुनाव में क्या ये जीत दिलाएगा? ये जिस फॉर्मूले पर महाराष्ट्र में काम किया जा रहा है, क्या वही काम करता नजर आएगा? चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में हैं। रत्नाकर सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी, आकाश जाधव प्रवक्ता कांग्रेस हैं और कृष्णा हेज प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट इस वक्त हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले रत्नाकर जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरह हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक को साधा, क्या उसी लिहाज से महाराष्ट्र में भी ओबीसी बैंक पर निगाह है और जीत के लिए ओबीसी वोटर ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है? देखिए पूजा जी, वैसे तो हम भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अति पिछड़ों को तवज्जो देने का काम करती है और उनके उत्थान के लिए कृत संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति और उसका भी, अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान जरूरी है। ये सोच के हम जो पिछड़े और दलितों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और चाहते हैं कि वो समाज के मुख्य धारा में आए और अपने विकास को सुनिश्चित करें। रही बात यहाँ पे सरकार ने जो नीतियां लाई है, निश्चित रूप से हरियाणा में भी जो हमने सभी समाज के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, अन्य युवाओं के लिए हमने किया है, वो हरियाणा की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर यह जता दिया कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए करती है। और ये जो नीतियां लाई जाती हैं, ये कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लाई जाती है। ये नीतियां जो है समाज के उत्थान के लिए लाई जाती है। और देखा किस तरह से जो है राज्य अनुसूचित आयोग का संवैधानिक दर्जा देने का काम जो है यहाँ पे महायुति की सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। और किस तरह से हम लोगों ने क्रीमी लेयर के को 8 लाख से बढ़ाकर के 15 लाख तक करने का भी प्रस्ताव भी हमने नहीं तो क्यों ना माना जाए कि ये राजनीति से प्रेरित है और इसे आप अपने जीत का मंत्र मान रहे हैं? जल्दी से इसका जवाब। देखिए, राजनीति से प्रेरित नहीं है ये चूंकि इस समय पे लाया गया है जो अभी चुनाव का समय है और चुनाव के समय में लाना ये कहीं ये नहीं दर्शाता कि हम सिर्फ चुनाव जीत। ठीक है, आकाश यादव इसका जवाब देंगे। आकाश यादव जी, मैं रत्नाकर जी आती तो कृष्णा है जी आपके पास आ रही हूँ। आकाश यादव जी, इसका जवाब दीजिएगा। इन्होंने रणनीति बनाई है कि जैसे हरियाणा में ओबीसी जो ओबीसी वोट बैंक था उसने जीत दिलाई है, वैसे महाराष्ट्र में भी ओबीसी पर दांव खेलते हैं। यहाँ पर भी ओबीसी काम आएगा। पूजा जी, मैं मेरे मित्र रत्नाकर सिंह साहब से कहना चाहूंगा कि बीजेपी हमेशा से जातिगत राजकारण करती आई है और तुष्टीकरण की राजनीति उनका बेस था। उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जब बीजेपी बढ़ रही थी शिवसेना के साथ, तो माधव, जिसमें माड़ी, धनगर और वंजारी, ये समाज को साथ में लेने की एक रणनीति बनाई थी और उसके माध्यम से वो 95 में सत्ता में भी आए। लेकिन मैं उनको याद दिला दूं, उन्होंने 2014 में धनगर समाज को आदिवासी में लेने की बात की थी। उस पहले कैबिनेट में देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि हम इनको आदिवासी में सम्मिलित करेंगे, लेकिन अब तक वो हो नहीं पाया। दूसरी बात, जब आदिवासियों के हक की बात, आरक्षण की बात होती है, तब भाजपा उसको पूरी तरीके से विरोध करती है। आज कोई सरकारी नौकरियां उपलब्ध नहीं है। आज एजुकेशन के अंदर जो उनको स्पॉन्सरशिप दी जाती थी वो बंद करके रखी है इन्होंने।
ये एक तरफ ये छलावा करती है ओबीसी के साथ, इंपेरिकल डाटा इन्होंने अभी तक दिया नहीं है, जिससे जो राजनीतिक आरक्षण ओबीसी को आदित्य मिलता था रत्नाकर जी। वो स्थानिक स्वराज्य में अभी मिल नहीं रहा है। तो ये भाजपा की पुरानी चाल रही है कि जातियों को लुभाने की। और नहीं, लेकिन अगर आप इसको चाल कहते हैं आकाश जी, तो इनकी ये चाल कामयाब हुई ना हरियाणा के अंदर, तभी तो उस स्ट्रैटेजी पर ये लोग काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल पूजा जी, हरियाणा हमारे लिए आई ओपनर है, महाविकास आघाड़ी के नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए भी आई ओपनर है, और महाराष्ट्र की जनता के लिए भी आई ओपनर है। महाराष्ट्र की जनता यह समझ रही है कि अब कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है महाराष्ट्र में, और आप किस तरीके से कैबिनेट में एक भ्रम तैयार करने का काम, एक इल्यूजन तैयार करने का काम, वैसे डिसीजन आप ले रहे हैं जो इंप्लीमेंट आप कर नहीं पाएंगे। आप 38 कल इन्होंने ये बातें की, अलग अलग जातियों को महामंडल लेने की बातें। पर आकाश जी, बांटने के आरोप तो आप पर लगे। आपको याद होगा पीएम मोदी ने जीत के बाद क्या कहा कि आपकी बांटने की राजनीति चली नहीं। देखिए, पीएम मोदी तो जो वो खुद करते हैं वो हम पे थोपते हैं, और झूठ का एक बहुत बड़ा नाम मोदी जी है। आज ना कल जवाब कृष्णा हेड जी, समझ पाएगी। कृष्णा हेड जी इसका जवाब देंगे। मैं सर आ रही हूँ, जरा एक बार पहले सबको शामिल कर लें, फिर आपकी विस्तार से बात सुनूंगी। कृष्णा हेड जी, ये कह रहे हैं कि साहब बांटने की राजनीति तो आप लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन आपकी रणनीति यहां पर काम नहीं करेगी। आप छलावा हैं, आप दिखावा करते हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा महाराष्ट्र के चुनाव में। देखिए, लोकसभा इलेक्शन से हम देख रहे हैं कि इनका फॉल्स नैरेटिव कैसा चल रहा था कि संविधान को खतरा है, संविधान बदलेंगे, और ये जो झूठा नैरेटिव इन्होंने फैलाया था, लोगों को बांटने का नैरेटिव, जातियों को, धर्मों को बांटने का नैरेटिव, इसमें वो एक्सपोज हो गए। और हिमाचल में ये जो अभी हरियाणा में इलेक्शन हुए, उसमें तो जनता ने उनको बता दी कि ऐसे फॉल्स नैरेटिव आपका चलने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो है हमारा 24/7 काम करने वाली सरकार है, फेस टू फेस सरकार है। रोज हम लोगों के लिए कुछ नया सोचते हैं, लोग उनके लिए, हम जनहित में सोचते हैं, लोकहित में सोचते हैं, वो अमल करते हैं, उनके बीच में देते हैं, उनको हम न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, हम उनको और सुविधा दिलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस वाले तो उठते ही नहीं है पहले। और उद्धव ठाकरे जी का तो फेसबुक लाइव का सरकार था, 2 बार तो मंत्रालय गए थे वो 2.5 साल में जब वो मुख्यमंत्री थे। इंडस्ट्री का नाम मीटिंग हो रहा था, ना किसी का मीटिंग हो रहा था, पूरा जो प्रशासन था वो ठप था, गवर्नमेंट चल नहीं रही थी। तो वसूली आगाड़ी बोल रहे थे उनको, महावसूली आगाड़ी, 100 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार लेडीज बार से वसूल कर रहे थे, उद्योगपति को घर के नीचे से बॉम्ब रखे थे, और कितना क्या क्या इन्होंने नहीं किया। इसका हम लोग अगर गिनती करने जाए तो कोविड में भी 6,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इन्होंने किया। 600 रुपये का जो शव के लिए बॉडी बैग होता है उसको 6,500 रुपये में इन लोग ने प्रति बॉडी बैग खरीदा। तो इनके बारे में तो हमको बात ही नहीं करना। आप इतनी सारी प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार क्यों बैठक को छोड़कर चले जाते हैं, इस पर भी जवाब दीजिएगा। अजीत पवार, जब आप इतना इंपॉर्टेंट फैसले ले रहे थे, तब अजीत पवार क्यों छोड़कर चले जाते हैं बैठक को? देखिए, अजीत पवार जी हमारे जो 3 घटक है महायुति के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष है, और उन्होंने वो काम के लिए नहीं बैठक छोड़ के गए, उनको दूसरा कुछ पर्सनल काम था, इसके लिए वो गए थे। और उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम दोनों से कहा, और मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री वहाँ बैठे थे, और पूरा जो कैबिनेट मीटिंग वहाँ चला, और हम लोग ने लगभग 36 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज खुद नवी मुंबई एयरपोर्ट का हमने इनॉग्रेशन किया है, उसके अलावा इतने महामंडल हमने बनाए, टर्मरिक सेंटर हमने बाला साहब ठाकरे जी के नाम का बनाया। और ये प्रयास काम नहीं करते हैं, असल में तो काम आता है जो गणित बिठाया जाता है। हरियाणा का चुनाव करंट एग्जाम्पल है, आप लोगों ने जो वहां पर गणित बिठाया वो काम आया। सरकार की इतनी योजनाओं से ज्यादा तो गणित फिट बैठता है। पूजा जी देखिए, रत्नाकर जी जल्दी से सर। पूजा जी देखिए, इसके पहले लेक लाड़की योजना हो, लाडली बहना योजना हो, वयोश्री योजना हो, जो युवा प्रशिक्षण योजना हो, हमारे किसानों के लिए मुफ्त का बिजली हो, किसानों के लिए 6,000 रुपया केंद्र से और 6,000 रुपया स्टेट से हम दे रहे। इतने हमने, ये तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें सर योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन योजनाएं कहाँ भागीदारी निभाती हैं सरकार को लाने में? ज्यादातर तो ये देखा जाता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग की जाती है वो एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है। मैं आ रही हूँ आकाश जी, जल्दी से मैं आपके पास आऊँ। काम करना बहुत जरूरी है, ऑब्वियसली है, काम करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ काम के सारे कहाँ जीत मिलती है, इस बात से तो आप भी अग्री करेंगे ना। और ये रत्नाकर जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल रहेगा, कृष्णा जी आप भी इसका जवाब दीजिएगा। रत्नाकर जी, मैं आपसे भी इस बात का जवाब ले रही हूँ। आप यूं तो कह रहे हैं
कि हरियाणा में मिली जीत के बाद में अब ओबीसी वोट बैंक पर महाराष्ट्र में भी दांव लगाया जा रहा है। यही वजह मानी जा रही है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार ने अपनी तैयारी की और ओबीसी वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया। रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा, ये एकदम चुनाव की करीबियों के चलते क्यों याद आया? ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति में ऐसे कोइंसिडेंस बताए जाते हैं लेकिन होते नहीं। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आना चाहूंगा, जो ये आकाश जी कह रहे थे कि दिखावा कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं और ओबीसी समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं ये राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा इन्हीं के माध्यम से कि राहुल गांधी जब भारत में रहते हैं तो जातीय जनगणना की बात करते हैं, और जब यह विदेश में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो कहते हैं कि हम आरक्षण में बदलाव करेंगे। तो ये देश की जनता के साथ छलावा कौन कर रहा है? अरे आप लोग तो शुरू से ही आरक्षण का विरोधी रहे, नहीं तो मंडल कमीशन को आप लोग 10 सालों तक आपकी जबकि सरकार रही उस समय दबाकर आप लोग रखते नहीं। तो देश की जनता यह जानती है और समझती है कि छलावा कौन कर रहा है। दूसरी चीज, अगर हम छलावा करते तो हम आज अभी आप कह रहे थे कि प्रमुख जातियों को हम ओबीसी कैटेगरी में नहीं लाए। 7 प्रमुख जातियों को पिछले कैबिनेट में मंजूरी मिली है कि 7 प्रमुख जातियों को हम ओबीसी कैटेगरी में लाएंगे और केंद्र सरकार को हम संस्तुति भेजेंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अभी ओबीसी समाज का हित को ध्यान में रखते हुए और उनकी विरासत को ध्यान में रखते हुए हमने अहमदनगर का नाम भी बदलकर अहिल्या नगर रखा है। अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्या नगर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़े समाज के लिए, दलितों के समाज के लिए के साथ खड़ी है और उनके हित के और विकास के लिए काम कर रही है। मैं आपको और दूसरी चीज भी बता दूं कि हमने इसी सरकार में प्याज निर्यात टैक्स जो होता है, वो ज्यादातर जो किसान होते हैं वो पिछड़े समाज से होते हैं, प्याज निर्यात टैक्स को घटा दिया है, जिससे कि डायरेक्ट उनको फायदा मिलेगा। ये तो उनका समाज देख रहा है ना। और बंजारा समाज के लिए भी हमने म्यूजियम का, उनके ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित को रखने के लिए हमने म्यूजियम का भी निर्माण कराया। तो ये सारी चीजें अपने आप में दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी के समाज के लिए, दलित समाज के लिए हमने काम किया है। आकाश यादव जी, हम लोगों ने वादा करके और पूरा ये कह रहे हैं कि आप आज देख रहे हैं हमारे काम को, लेकिन हमारा काम पुराना है और हम लगातार आदिवासियों के हित में, ओबीसी के हित में काम कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पूजा जी, मैं मेरे दोनों मित्र का जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा वक्त चाहता हूं जी। अभी इन्होंने लाडली बहना योजना की बात की। आज महाराष्ट्र के ऊपर 7.11 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। पर कैपिटा अगर हम लोग निकाले तो 2 लाख रुपए हर इंसान पे आज कर्जा है महाराष्ट्र में। इनके अडानी और बेगड़ी प्रेम के चक्कर में, चुनावी राजनीति जुमले के चक्कर में आज महाराष्ट्र 2 साल पहले ये कैलकुलेशन नहीं किया आपने। आर्थिक बदहाली महाराष्ट्र 2 साल पहले कैलकुलेशन नहीं किया जब महावसूली की सरकार आपकी थी, उस समय आपने ये कैलकुलेशन क्यों नहीं किया? बुरे दौर से गुजरने वाले रत्नाकर जी, मैं आपको सुन रहा था, पूरी बात जवाब देना है उनको। आज आप लाडली बहना योजना की बात करते हैं। आज हमारी बहनें महंगाई से, तो आकाश यादव जी, आप ये कहिए कि आपकी सरकार, आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो आप लाडली बहना योजना को बंद कर देंगे? आज तूर दाल 40, आप आकाश जी ये कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना को आपकी सरकार आएगी तो आप बंद कर देंगे? देखिए, लाडली बहना योजना के लिए इन्होंने आर्थिक, वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्या आप आएंगे तो लाडली बहना योजना को आप बंद कर देंगे? क्योंकि ऑलरेडी कर्जा है सरकार के ऊपर, प्रदेश के ऊपर। सुनिए, ये देखो इनकी आदिवासी और एससी को लेकर कितना बेगड़ी प्यार में बताता हूँ। आज लाडली बहना को जो पैसा डाइवर्ट किया है इन्होंने, ये सोशल जस्टिस और ट्राइबल आदिवासी डिपार्टमेंट का पैसा। सवाल क्या पूछ आप ये, सर मुझे गोल गोल मत घुमाइए आकाश जी, मुझे गोल गोल मत घुमाइए। मैं बहुत ही क्लियर सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अगर इतना आर्थिक बोझ है तो क्या आपकी सरकार कल को अगर आए तो आप इस योजना को या तमाम योजनाओं को बंद कर देंगे? क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत बोझ है। और लाडली योजना, क्या ये आप द्वारा शासित राज्यों में नहीं चल रही है अलग अलग बेटियों को लेकर योजना? पूजा जी से पूछ लीजिए, हिमाचल में सरकार है, लाडली बहना योजना समय से, और कौन सा ऐसा राज्य जिस पर कर्जा नहीं है सर? नीतियों की वजह से हुआ है ये। पूरी हिमाचल में लाडली बहना योजना 1,500 से कुछ नहीं होने वाला। हमारी सरकार आती है तो 8,000 प्रति महीना महालक्ष्मी योजना के माध्यम से देंगे। इसका स्वतंत्र आर्थिक प्रावधान करेंगे, इसका करेंगे। क्या बोल रहा है, बात करेंगे तो मैं भी समझ पाऊंगी कि आप में से कौन बात क्या कर रहा है और जनता भी ये बात समझ पाएगी। इसके पास पैसे का प्रावधान नहीं है और लोगों को लुभाने के लिए योजना चला रहे हैं। सर आपके पास आ रही हूँ, कृष्णा हेड साहब, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। आकाश जी सुनिए, आकाश जी इस तरह ठीक से आराम से बोलेंगे तब
भी पूरा सुनाई देगा। आपका सुन लिया आराम से हमने। बोलेंगे तो भी पूरा सुनाई देगा। मैं बहुत ही आराम से आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ सर, फिर हेड साहब मैं आप ही के पास आ रही हूँ। मैं बहुत स्पष्ट सवाल ये पूछ रही हूँ कि अगर कर्जा होगा, प्रदेश के ऊपर आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा होगा, तो क्या इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको आपकी सरकार बंद कर देगी आने वाले दिनों में अगर आती है तो? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना, क्या गोल गोल घुमाना बिल्कुल है? हम इसको बंद नहीं करेंगे। हम उल्टा जो हमारी माता बहनें हैं जो आज महंगाई से परेशान है, उसको निजात दिलाने के लिए उनको 8,000 रुपए आप मैंने उनके राहुल लिए जी और ने अच्छी बोला है। योजनाओं की बात महालक्ष्मी, करेंगे ना, और तो सर ये तो सुनिए, सभी कर रहे हैं ना। पूजा जी इसका आर्थिक प्रावधान हम करेंगे। तो आप कैसे, आज क्या करेंगे इन्होंने आर्थिक कोई प्रावधान? नहीं करते हुए कोई क्या स्रोत करेंगे निर्माण आर्थिक नहीं किया प्रावधान? है और क्या करेंगे सरकार की आर्थिक दूसरी प्रावधान योजनाओं सर? से कृष्णा पैसे हेड निकाल सर, के कहाँ किया है? ठीक है हिमाचल कृष्णा, कर्नाटक कृष्णा जी, तेलंगाना में किया है इन लोगों ठीक है कृष्णा जी। देखिए, पहले आपको मेरा नाम दुरुस्त करना पड़ेगा। मेरा नाम हेज नहीं है, हेगड़े है। अच्छा दूसरी हेगड़े, बात यह है कि जो कृष्णा हेगड़े सर, कृष्णा हेगड़े है। का- जी जी। ठीक है, इसको जरा ठीक और कीजिएगा मैं प्लीज, मुंबई का माफी विधायक चाहूंगी रह सर। चुका हूँ। तो दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, शायद उनको जानकारी नहीं है कि महाराष्ट्र जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है पूरे देश में। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ दौड़ रहा है। 500 बिलियन डॉलर का तो आज का हमारा इकोनॉमी है। इंडस्ट्री में हो, एग्रीकल्चर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर 7.11 जगह लाख पे करोड़ का महाराष्ट्र कर्जा है नंबर कि नहीं 1 है। हेगड़े जी? नहीं, 7.11 लाख कर्जा करोड़ तो का सर अब हम सुन कर्जा है लीजिए कि ना नहीं? जादव जी, और एक बार सुन लीजिए ना, ऐसे आपने नहीं हो 2.5 पाएगा साल में डिबेट। 3 लाख करोड़ सुनने वो का कर्जा तो आपको किया बहुत है ही नहीं? खामोशी सुनने के का साथ तो सुन क्षमता रहे थे सर, रखिए। मुझे लगता है कि इस बात का लिहाज अरे, रखना सुनने चाहिए। जो का तो आपकी बारी क्षमता में ना रखिए। बोले उनको बोलने देना चाहिए एक बार। कृष्णा तो हेगड़े जी। तो महाराष्ट्र का कैपेसिटी है जो ये 46,000 करोड़ हमने हमारे बहनों को दिया है लाड़की बहन योजना के अंतर्गत, वो हमारी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। हम 1,500 नहीं, हम 3,000 रुपया भी दे तो भी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर यही स्कीम उनके कोई भी स्टेट में करे, क्योंकि कांग्रेस का फाइनेंस हैंडल करने का जो सिचुएशन है, इकोनॉमी हैंडल करने की जो कैपेसिटी है उतनी जीरो है कि इन लोग ऐसे स्कीम लेके भी नहीं आ सकते और ना ये हैंडल भी कर सकते। तो वो उनका अंतर्गत मामला है कि इनके अंदर कैपेबल लोग नहीं है और ये स्कीम नहीं कर सकते। इसके लिए जब इनको पूछेंगे आप कि आप ये स्कीम बंद करेंगे क्या, तो ये बोलेंगे नहीं कुछ। लेकिन हम ये स्कीम लेके आए तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए पहला खड़े हो जाएंगे। तो इनका जो दौरा मापदंड है ये एक्सपोज हो चुका है। महाराष्ट्र एब्जॉर्ब कर सकती है, महाराष्ट्र सहन कर सकती है ये आर्थिक जो हमारे को 46,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है। तो हम ये स्कीम कर रहे हैं और हम और भी स्कीम लोगों के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र की कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की इकोनॉमिक, इनकी नहीं है तो ये नहीं कर सकते। तो हम ये मानकर चले कि महाराष्ट्र में भी जाति पर चुनाव हो रहा है। जिस तरह से आप लोग अपना पूरा ये सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं हर जाति को लेकर कि 15 जातियों को और ऐड ऑन कीजिए, कुछ रह गए तो उनको ऐड ऑन कीजिए, ये मानकर आप कह रहे थे विकास के मुद्दे। मतलब आप लोगों की बातों से स्पष्ट होता है कि मुद्दों की बात नहीं होती, जाति की बात होती है, और महाराष्ट्र का चुनाव भी जाति पर है। देखिए, ये तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जाति का समीकरण नहीं है। मराठा एक बहुत प्रोमिनेंट है और ओबीसी भी बहुत प्रोमिनेंट है, ऐसे दूसरे भी कास्ट बहुत प्रोमिनेंट है। लेकिन जो काम करेगा, जो लोगों का विकास करेगा, जो लोगों के जनहित में और लोकहित में काम करेगा, लोग उसको चुनेगी। और घर पे बैठ के फेसबुक लाइव करने वाले सरकार को थोड़ी चुनेगी फिर से। जो पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास गई और सत्ता के लिए वहां से भाग गई और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाई, और वही कांग्रेस जिनके उनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा जो दिन मेरे को कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और उद्धव ठाकरे जी कहाँ गए? वो तो कांग्रेस के साथ गए। तो महाराष्ट्र की जनता के पास फिर से कौन सा मुंह लेके आएंगे कि भाई हम तो हिंदुत्व पार्टी है, हम बाला साहब की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं? नहीं करते उन लोग। तो आप लोग कोटे में कोटे का समर्थन करते हैं हो ना? चुका है औरंगजेब कोटे में कोटा का समर्थन करते हैं ना आप लोग? औरंगजेब फैन क्लब, कोटे में कोटा का समर्थन करते हैं ना आप लोग? देखिए मैं आपको बोलता हूँ, हम मराठा कोटा जो है, मराठा रिजर्वेशन हमने 10% मराठाओं के लिए जो जॉब्स में भी दिया है और हमने शिक्षा में भी मराठाओं को रिजर्वेशन दिया है। लेकिन हमने ओबीसी का रिजर्वेशन हमने हाथ नहीं लगाया है। और जो मराठा का केस है कोर्ट में, सुप्रीम